नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम 19 मई 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के विषय में। दोस्तों, करंट अफेयर से संबंधित जितनी भी आपको पीडीएफ फाइल्स है वो लिंक में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। तो बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के विषय में। चर्चा में रही गालवन नदी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रश्न के विकल्पों में है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, गालवन नदी का संबंध लद्दाख क्षेत्र से है। पिछले कुछ समय में भारत व चीन का सीमावर्ती क्षेत्र विवादों का विषय रहा। हाल ही में लद्दाख में गालवन नदी क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं ने सैन्य टुकड़ियां लद्दाख के गालवन नदी क्षेत्र में भेजी। इसके पहले भी भारत व चीन का सीमा विवाद चलता रहा है, जिसमें डोकलाम विवाद है। डोकलाम विवाद रहा था जिसमें चीन ने अवैध निर्माण करवाया था उस क्षेत्र में, और भारत और चीन के जो रिश्ते थे वो तनावपूर्ण हो गए थे। प्रश्न संख्या 2, भारत किस वैश्विक संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है? प्रश्न के विकल्पों में है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस के संकट व चुनौतियों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में भारत को चुना गया है। इसके साथ ही अब भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन में निर्णय लेने वाली इकाई का नेतृत्व करेगा। प्रश्न संख्या 3, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे हाल ही में कब मनाया गया? तो प्रश्न के विकल्पों में है 15 मई, 16 मई, 17 मई और 18 मई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हाल ही में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। यह दिवस 1983 में पहली बार मनाया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। समानता, विविधता और समावेश अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 की थीम रखी गई थी। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 4 के विषय में। हाल ही में किस मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTIS योजना को मंजूरी दी? तो प्रश्न के विकल्पों में कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है रक्षा मंत्रालय ने 400 करोड़ की डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो योजना है उसकी मंजूरी दी। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र की रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों को सस्ती सुविधाओं का परीक्षण करने के साथ साथ उनके द्वारा डिजाइन किए गए हथियारों को मान्य करने की पेशकश के लिए मंजूरी दी जा रही है। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम का उद्देश्य सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्र के तहत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक सामान्य सुविधा के रूप में ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। ये योजना अगले 5 वर्ष तक चलेगी, और इस योजना में निजी उद्योग के साथ साझेदारी में 6 से 8 परीक्षण सुविधाओं की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। योजना कौन सी है? डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो चर्चा करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में। हाल ही में किसने ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS तैयार किया है? तो प्रश्न के विकल्पों में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, NDMA, MSME। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है NDMA अर्थात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण में ऑनलाइन डैशबोर्ड अर्थात राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली विकसित की है। इसके तहत प्रवासियों का डेटा एकत्रित रहेगा, जिससे उन्हें आसानी से ट्रैक या ट्रेस किया जा सकता है। इससे कोरोना वायरस के दौरान मूवमेंट पर निगरानी रखी जाएगी कि कौन किधर जा रहा है या फिर मूवमेंट किधर हो रहा है। इसके साथ ही आपदा प्राधिकरण में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना बनाई जाएगी। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। अगर एग्जाम डिस्क्रिप्टिव है तो जैसे IAS RS की मेंस की जो एग्जाम होती है उनमें भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम चर्चा करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के विषय में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना या उनका गठन 2005 में किया गया। NDMA के जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली,
और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, तथा इस समिति में अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है, वो कौन से मंत्रालय के लिए होती है? वो होती है गृह मंत्रालय के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब देखते हैं एनडीएमए के उद्देश्य के बारे में। जैसा कि आपको बताया, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है एनडीएमए, जिसका काम होता है प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं के आने पर कार्यों का समन्वय स्थापित करना और उनसे लड़ने के लिए क्षमता निर्माण करना। अगला प्रश्न है, WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 40 वर्षों में पहली बार किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन स्तर गिरा है? प्रश्न के विकल्पों में है भारत, जापान, चीन और अमेरिका। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भारत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया कि 40 वर्षों में पहली बार भारत देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन स्तर कम हुआ है। इसकी वजह कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन, जिसके चलते यातायात, उद्योग धंधे सब बंद थे। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषक गैस के रूप में जानी जाती है, लेकिन अभी यातायात और सभी प्रकार के उद्योग धंधे बंद थे, इसलिए ये गिरावट 40 वर्षों में पहली बार भारत देश में आई है। प्रश्न संख्या 7, भारत किस उद्देश्य के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा में 61 देशों के साथ आया है? प्रश्न के विकल्प हैं पर्यावरण रक्षा और सुधार, कोरोना के स्रोतों की पहचान, कोरोना वैक्सीन को विकसित करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, भारत कोरोना के स्रोतों की पहचान करने के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा में 61 देशों के साथ में आया है। ये आप देख सकते हैं, विश्व स्वास्थ्य सभा की जो मीटिंग थी वो विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का विधायी और सर्वोच्च निकाय है, जिसकी मीटिंग आमतौर पर मई में वार्षिक रूप से होती है। 2020 में विश्व स्वास्थ्य सभा का जो सत्र आयोजित हुआ वो कौन सा सत्र था? ये ध्यान रखने योग्य बात है, वो 73वां सत्र था, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ? आयोजन जेनेवा में हुआ। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी है। तो इस सभा का जो उद्देश्य था वो ये था कि कोरोना के स्रोत क्या है, किस तरह से ये फैला है, किस तरह से ये आगे और फैलता है, इसके क्या प्रकृति, क्या रूप है इसके, इन सब के ऊपर डिस्कशन करने के लिए भारत 61 देशों के साथ में इस सभा में शामिल हुआ। प्रश्न 8, हाल ही में गोल कार्यक्रम का शुभारंभ आदिवासी सेवाओं को कुशल बनाने के लिए किसके द्वारा किया गया? प्रश्न के विकल्पों में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय या केंद्रीय जनजाति मंत्रालय। तो जो गोल कार्यक्रम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, वो कार्यक्रम शुरू किया केंद्रीय जनजाति मंत्रालय द्वारा। आइए देखते हैं गोल कार्यक्रम के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर कार्यक्रम के तहत देश भर की जनजातीय महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस अभियान के तहत इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और उन्हें सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह स्कूल से ड्रॉप आउट अर्थात वह स्कूल अभी नहीं जा रहा हो, ये इसका क्राइटेरिया है। महिला या लड़की जनजातीय पृष्ठभूमि की होनी चाहिए। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्री ने इस कार्यक्रम के दूसरे चरण की घोषणा की। इस कार्यक्रम का जो पहला चरण था वो मार्च 2019 में लॉन्च किया जा चुका है। अब इसका जो लॉन्च होगा वो दूसरा चरण होगा। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में गाइडलाइन के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप के डेटा को कितने दिनों तक रखा जा सकता है? प्रश्न के विकल्पों में 120 दिन, 140 दिन, 160 दिन या 180 दिन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 180 दिनों तक आरोग्य सेतु ऐप, आप देख सकते हो, आरोग्य सेतु ऐप के डेटा को रखा जा सकता है। हाल ही में कई प्रकार के एलिगेशन आरोग्य सेतु की सिक्योरिटी को लेके थे, तो इस सिक्योरिटी को लेके बताया जा रहा था कि ये सुरक्षित नहीं है, इससे डेटा लीक हो सकते हैं, लेकिन आरोग्य सेतु ऐप का जो डेटा है वो 180 दिनों तक अब सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पेंस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक बुक किसने लिखी? तो इस प्रश्न के विकल्प है योंग फांग, जी योंग, फांग फांग और जी लियोंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है
फोंग फोंग ने वुहान डायरी डिस्पेच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक बुक लिखी। फोंग फोंग ने इस बुक में अपनी आंखों देखा हाल जो कोरोना वायरस की वुहान सिटी में सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ था, तो उस सिटी के बारे में जो भी कोरोना वायरस के चलते जो भी वहां पे समस्या आई, किस प्रकार से इस बीमारी ने वहां पे महामारी का रूप लिया, फोंग फोंग ने इस बुक में ये सारा चित्रात्मक वर्णन पेश किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर में सबसे पहले कोरोना वायरस उत्पन्न हुआ था। वहीं के ये रहने वाले हैं तथा वहीं पे इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने कोरोना वायरस को अपने सामने घटित होते हुए देखा। आजकल प्रतियोगिता परीक्षाओं में बुक आधारित प्रश्न कहीं ना कहीं से पूछ लिए जाते हैं। ये जो बुक है वो कोरोना वायरस से संबंधित बुक है, इसलिए ऑटोमेटिकली ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 11, चरण पादुका पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? तो इस प्रश्न के जो विकल्प है वो है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की। कोरोना वायरस के चलते प्रवासी मजदूर अपने अपने घर पे लौट रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी न किसी प्रकार की समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका पहल शुरू की, जिसके तहत जो प्रवासी मजदूर हैं वो जा रहे हैं, उनको पहनने के लिए चप्पल या जूते प्रोवाइड करवाए जाएंगे सरकार के द्वारा। अब हम चर्चा करते हैं 18 मई के प्रश्न के उत्तर के विषय में। तो उस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो है सिक्किम। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना। कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत का 22वां राज्य बनने वाला कौन सा राज्य है, तो वो राज्य है सिक्किम। और सिक्किम की जो तिथि थी वो थी 16 मई 1975। यही हमारा कल का प्रश्न था। अब देखते हैं सिक्किम से संबंधित ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है उसके विषय में। भौगोलिक स्थिति सिक्किम की, भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है सिक्किम। यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में यह राज्य भूटान से लगा हुआ है। भारत का एकमात्र राज्य है पश्चिमी बंगाल जो अपनी सीमा साझा करता है सिक्किम से। और सिक्किम की राजधानी वो है गंगटोक। आप देख सकते हैं मैप में, सिक्किम के पश्चिम में है नेपाल, यहाँ पे चाइना है, ये पूर्व और उत्तर में स्थित है, और ये है भूटान जो दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ये जो लोकेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस मैप में एक लोकेशन और देख पा रहे हो, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो चोटी है कंचनजंगा। अगर आपके दिमाग में नाम आ रहा है माउंट एवरेस्ट का, तो बिल्कुल सही है। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ना कि भारत में। अगर ये बात की जाएगी भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो वो है कंचनजंगा। और कंचनजंगा की स्थिति कौन से राज्य में है? कंचनजंगा की स्थिति है वो है सिक्किम राज्य में। जानकारी के लिए बता दें, सिक्किम दर्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। सिक्किम में बहुत सारे महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो ज्योग्राफिकल कंडीशन के लिए और रणनीतिक कंडीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दर्रे होते क्या एक्चुअली पर्वतीय क्षेत्रों में बने प्राकृतिक मार्ग होते हैं, उनको बोलते हैं दर्रे। नीचे का जो मैप है उसमें देख सकते हो सिक्किम के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम। ये देख सकते हो आप, सिक्किम में 4 जिले हैं, वो चारों जिले ये हैं। और ये इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा ये देख सकते हो आप, यहाँ पे नेपाल, चाइना और भूटान। ये जो एकमात्र राज्य के साथ सीमा साझा करता है वो है वेस्ट बंगाल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार फिर से देखना। अब हम चर्चा करते हैं आज के प्रश्न के विषय में। प्रश्न है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? तो प्रश्न के विकल्पों में है 15 मई, 16 मई, 17 मई या 18 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर तथा इस प्रश्न से संबंधित सभी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। साथ ही आप उच्च रक्तचाप क्या होता है इसके बारे में समस्त जानकारियां भी आप हमें साझा कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, वो आपको विजन आरएस यूट्यूब पे उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। साथ ही समस्त करंट अफेयर्स के वीडियोज की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम लिंक के रूप में उपलब्ध मिल जाएंगी। सो